माध्यम से हम सीखेंगे प्रश्नोत्तर संख्या 3 को, यानी कि प्रश्न के सारे क्वेश्चनों को हम सॉल्व करना सीखेंगे इस वीडियो के माध्यम से काफ़ी फास्ट तरीके से। ठीक है डियर्स, तो आइए चलते हैं, आपका वक्त ज़्यादा न लेते हुए हम स्टार्ट करेंगे इस वीडियो को इस क्वेश्चंस के माध्यम से। तो आइए, ये रहा प्रश्न आपकी स्क्रीन बोर्ड पे। तो आइए दोस्त देखते हैं, ये रहा प्रश्नोत्तर संख्या का बताइए कितना आसान है, मात्र केवल 2 नंबरों में। ठीक है ना, ये आपका जो प्रश्न है 2 नंबर का है। ठीक है डियर्स, तो आइए स्टार्ट करते हैं। जरा बताइए, आपको देख के पता चला होगा कि ये कहाँ से प्रश्न पूछा गया है। तो ये जो क्वेश्चन है ये है आपका 2 लीनियर इक्वेशन, 2 चररेखीय समीकरण से उसको सॉल्व करने का कितना तरीका होता है तो हम जानते हैं, आपको बताते हैं। यह बात जानने के लिए देखते रहिए आर के मैजिक मैथ। सो डियर्स, आइए स्टार्ट करते हैं। इसको सॉल्व करने का तरीका कितना है, इसको सॉल्व करने का तरीका मात्र केवल बस 4 है। वो कौन कौन सा? एक होता है प्रतिस्थापन विधि पहला, दूसरा विलोपन, तीसरा वज्रगुणन, चौथा होता है रैखिक समीकरण, यानी कि आपका जो ग्राफी विधि, ग्राफ के द्वारा बना करके सॉल्व करते हैं। बट हम आपको ज़्यादा ना बताते हुए हम इसको बताएंगे विलोपन। देखिए यार, विलुप्त कैसे करते हैं। तो विलोपन विधि कोई भी आप यूज़ करिए जिसकी वजह से बस केवल आपको x और y का मान चाहिए। हल का मतलब होता है x और y का मान ज्ञात करना। सो डियर, साइड स्टार्ट करते देखिए ध्यान से। इसे लिखेंगे कैसे? इसे लिखेंगे x प्लस 2y इक्वल टू 7, इसे मान लीजिए समीकरण नंबर 1। क्लियर है? दूसरा x माइनस 3y इक्वल टू -8, इसे मान लीजिए आप समीकरण नंबर 2। सो डियर्स, अब हम करेंगे क्या? आप देख पा रहे हैं कि अगर इस इक्वेशन को पहले में से दूसरे को घटा देंगे तो x जो है कैंसिल हो जाएगा। विलुप्त करना मतलब कि भगाना है किसी तरह से। तो ध्यान समझिए, हम क्या लिखेंगे? लिखेंगे समीकरण, लिखेंगे डियर्स क्या? समीकरण 1 में से समीकरण 2 को घटाने पर क्या लिखेंगे डियर्स? समीकरण 1 में से समीकरण 2 को घटाने पर। तो ये हो क्या जाएगा, गौर करिएगा। लिखेंगे x प्लस 2y। अब ध्यान समझिए, माइनस करेंगे, इसको घटा रहे हैं ना, तो लेफ्ट साइड का माइनस होगा राइट साइड के, तो हम क्या लिखेंगे? माइनस। अब गौर करिएगा, इसको हम घटा देते हैं ऐसे, क्या हो जाएगा? x माइनस 3y इक्वल टू आपका बनेगा यहाँ से 7 माइनस 8, यानी कि तो घटेगा ही माइनस, फिर माइनस क्या हो जाएगा डियर्स? 8 हो जाएगा। क्लियर है? आइए इसे सॉल्व कर लेते हैं। ध्यान समझिए, x प्लस 2y एंड देन ये माइनस अंदर क्या कर देगा, चिन्ह को बदल देगा, माइनस x प्लस हो जाएगा 3y इज इक्वल टू आपका ए माइनस और माइनस का जाएगा प्लस, तो 8 7 15 हो जाएगा। क्लियर है? ध्यान समझिए, इसे सॉल्व कर लेते हैं हम लोग। और तो क्या हो जाएगा, जरा बताइए, x खत्म। अब इसको हम सॉल्व करेंगे, कितना हो जाएगा जरा बताइए आप यहाँ से। तो ये हो जाएगा 3 और 2 5y, क्या हो जाएगा? 5y इक्वल टू कितना हो जाएगा? 15। सो y इक्वल टू क्या हो जाएगा डियर्स? 5 3 जा 15, मतलब y की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 3 आ जाएगी। क्लियर है? यानी कि y का मान कितना आ गया डियर्स? 3 आ गया। आगे बात करते हैं y का मान समीकरण 1 में रखने पर क्या लिखेंगे? यहाँ पे लिख लेते हैं y का मान समीकरण किसी में भी रख दिए, समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर। सो डियर्स क्या हो जाएगा, रख देंगे तो रखेंगे तो ये हो जाएगा आपका, रख देंगे यहाँ पे, तो x प्लस, देखिए ध्यान से, 2y है तो लिखेंगे 2 × 3 इक्वल टू 7, x इक्वल टू हो जाएगा 3 दूनी के 6, ट्रांसफर कर देंगे 7 माइनस 6, यानी x इक्वल कितना हो जाएगा डियर्स? 1। बात समझ में आई? ये रहा आपका x का मान। अगर आपसे ये पता करें कि इसका आंसर चेक करना चाहते हैं कि आपका आंसर करेक्ट है या इनकरेक्ट है डियर्स, तो हम करेंगे क्या? ये दोनों मान उठा के किसी समीकरण में रख दीजिए। तो आइए रख के देख लेते हैं। जांच लिख सकते हैं क्या आप? चेक, यानी कि जांच। आप क्या लिख सकते हैं? जांच। आइए जांच कैसे करेंगे, हाउ टू चेक योर आंसर। तो ध्यान समझिए डियर्स, लिखेंगे x प्लस 2y इक्वल टू 7। ध्यान समझिए, ये आपको एग्जाम में करना नहीं है, बट हम आपको ये दिखा रहे हैं कि आप अपना आंसर कैसे चेक कर सकते हैं। ठीक है डियर्स, तो आइए समझते हैं ध्यान से। x की वैल्यू कितनी रही? 1, x की वैल्यू 1 प्लस 2, y की वैल्यू कितनी है? y की वैल्यू 3 है, तो यहाँ पर रख दीजिए इक्वल टू, लेफ्ट साइड की इक्वल होना चाहिए 1 प्लस 3 दूनी के 6, मतलब कि कितना हो जाएगा? 7। ये रहा कि आपका आंसर। सो डियर्स, हम कह सकते हैं कि आवर आंसर इज करेक्ट। क्लियर है ना? चलिए आइए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। ठीक है, आइए दोस्तों देखते हैं प्रश्न संख्या आपका 3 का ख कैसे सॉल्व करेंगे। आइए देखिए ध्यान से।
हमारे पास इक्वेशन ये दिया है कि गुणनखंड विधि से समीकरण यानी फैक्टराइजेशन मेथड हमको सॉल्व करना है। गुणनखंड विधि से समीकरण अंडर रूट में 2x² प्लस 7x एंड प्लस 5 इन रूट में 2 इक्वल टू 0 के मूल फाइंड आउट करना है। फाइंड आउट द रूट्स वैल्यू बाय मेथड ऑफ फैक्टराइजेशन टू द इक्वेशंस रूट में 2x² प्लस 7x प्लस 5 रूट में 2 इक्वल टू 0। आइए देखिए दोस्त, आपको देख पा रहे हैं कि ये कैसा इक्वेशन है, द्विघात समीकरण। कैसा है? द्विघात, क्योंकि चर राशि घात कितने हैं? 2 है, इसलिए द्विघात समीकरण जिसके मान कितने आएंगे? 2। आइए सॉल्व करते हैं। देखिए कैसे, यहाँ पे हम लिखेंगे क्या? अंडर रूट में 2x² डियर्स, फिर क्या हो जाएगा आपका प्लस 7x प्लस 5 इन रूट में 2 इक्वल टू 0। ध्यान समझिए, जो x² गुणांक है इसको उठा के इसमें गुणा कर दिया जाता है। फैक्टर मेथड सीखने के लिए तरीका आसान, गुणा करिए इसका टोटल, इसमें उठा गुणा इसमें कर दीजिए। क्या हो जाएगा? जब गुणा करेंगे, देखिए ध्यान से ऐसे करेंगे, आपको ये मैं बता रहा हूँ जनरली समझने के लिए, ध्यान समझिए। देखिए ध्यान से, गुणा करेंगे कितना हो जाएगा? कर्डी में 2x² गुणे कितना हो जाएगा? 5 इन रूट में 2 डियर्स। तो मल्टीपल करने के दौरान क्या मिला? कर्डी में 2 गुणा करेंगे तो कितना आएगा? 2। अब 5 गुणा करेंगे कितना आएगा? 5 दूनी के 10x²। अब एक बात बताइए, हमें यहाँ पे करना क्या है? ये सॉल्वर क्या आया? 10x²। इसका ऐसा 2 फैक्टर करना है डियर्स, इसका ऐसा 2 फैक्टर करना है कि जिनका गुणा करने पे बाद ये मिले और उनको जोड़ दिया जाए तो क्या मिल जाए? 7x आ जाए। तो जरा बताइए क्या आएगा? 5 दूनी की 10, ये बात, लेकिन x चाहिए तो 5x प्लस क्या हो जाएगा? 2x। डियर समझ में आती है बात? वेरी गुड। 5 दूनी के 10, 10x²। अगर इन दोनों को हम सम कर देंगे तो जरा बताइए क्या हो जाएगा डियर? 7x हो जाएगा। सो हम यहाँ पे 7x को क्या लिख सकते हैं? 5x प्लस 2x लिख सकते हैं। तो आइए लिखते हैं, यहाँ पे फैक्टर मिला आपको, ये डायरेक्टली कांसल के यहाँ पे सेट कर दीजिए। अंडर रूट में कितना हो जाएगा? 2x² प्लस हो जाएगा 5x, फिर हो जाएगा प्लस 2x प्लस क्या हो जाएगा? 5 इन रूट में 2 इक्वल टू 0 डियर्स। इसमें कितने पद हो गए? 4। कितने? 4। इसमें से हम दो को अलग कर लेंगे, यहाँ से कर लेते हैं अलग। अब जरा बताइए मुझे, यहाँ से कुछ कॉमन नजर आ रहा है तो आपको हम दिखाते हैं कि कॉमन नजर क्या आ रहा है। देखिए दोनों में क्या बैठा हुआ है? यक्स, इसलिए x को निकालेंगे बाहर। अंदर क्या बचेगा? 2x प्लस क्या बचेगा डियर्स? 5 इक्वल टू प्लस। अब ध्यान समझिए, इसमें से क्या कॉमन नजर आ रहा है? आप ध्यान समझिए, जैसे 2 में 2 का रूट में 2 में 2 का गुणा किया गया तो क्या मिला डियर्स? 2 मिला। चेक कर लीजिए आप कितना मिला? 2 मिला, तभी तो 5 दूनी के 10 हुआ ना। तो इसका इसमें गुणा करेंगे 2 आएगा, तो मैं 2 को लिख तो सकता हूँ ना, कर्डी में 2 गुणे कर्डी में 2, बोलो हाँ या ना। तो यहाँ पे इस 2 को इस नजरिए से देखिए, यथा दृष्टि तथा सृष्टि, श्रीमद् भागवत गीता का श्लोक है और यही चीज़ें आपको प्रूवल करनी है। ध्यान समझिए, जैसी दृष्टि रखेंगे वैसे ही दिखेगा। आप समझ सकते हैं कि ये 2 है, इस 2 को आप 2 के नज़र से मत देखिए, कर्णी में 2 और कर्णी में 2 के नज़र से देखेंगे तो आपको नजर आएगा क्या? कि गली में चांद निकल जाएगा। कौन सा? कर्णी में 2। ध्यान समझिए, दोनों में कॉमन क्या हो जाएगा? कर्डी में 2 निकल जाएगा बाहर, तो यहाँ से क्या बचेगा? 1 कर्डी बचेगी, कर्डी में 2 यक्स जो कहते हो, प्लस क्या बचेगा डियर्स? ये बाहर आ गया, बचेगा 5 इक्वल टू 0। अब ध्यान समझिए, और कॉमन नजर आ रहा है, यहाँ से कॉमन ये नजर आ रहा है, तो कर्डी में 2 यक्स प्लस 5 एंड फर्स्ट इन ब्रैकेट सेकंड इन ब्रैकेट क्या हो जाएगा? यक्स प्लस कर्णी में 2 डियर्स इक्वल टू क्या? 0। अब एक बात बताइए जरा मुझे कि इनमें से कोई ना कोई मान 0 रहा होगा तभी तो गुणा करने पे 0 आया होगा। अरे बोलो हाँ या ना। तो आप कहेंगे हाँ, यही कारण बनता है कि एक बार इसके बराबर 0 लिखते हैं, एक बार इसके बराबर 0 लिखते हैं। क्लियर है? आइए देखिए ध्यान से, लिखेंगे कर्डी में 2 यक्स प्लस 5 इक्वल टू 0। सो डियर्स एक्स बराबर कितना हो जाएगा? -5 बाई रूट में 2। रीजन समझ लीजिए। आइए देखिए, 5 को ट्रांसफर कर देंगे, कर्डी में 2 यक्स बराबर, इसको ट्रांसफर करेंगे हो जाएगा -5, इधर इंटू जाके डिवाइड, डी एक्स बराबर कितना हो जाएगा डियर्स? 5 बाई इन रूट में 2। ये रहा आपका x की वैल्यू। क्लियर है ना? लेकिन अभी एक मूल आया, दूसरा मान निकालते हैं, x प्लस इन रूट में 2 इक्वल टू 0। सो x इक्वल टू क्या हो जाएगा? -2 हो जाएगा ds। क्लियर है? ये रहा आपका इस प्रश्न का, इस इक्वेशंस का सॉल्यूशन। यानी x की कितनी वैल्यू? 2 वैल्यू। कौन कौन सा? x इक्वल टू -5 अपॉन रूट में 2, x इक्वल टू -√2 ds। चलिए आइए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। आइए दोस्तों, तो ये रहा प्रश्न उत्तर 3 का ग, सवाल नंबर ये रहा आपका 2 नंबर में है। ठीक है, आइए दोस्त समझाते हैं आपको, बेहतरीन ढंग से समझते रहिए और बने रहिए इस क्वेश्चन को जानने के लिए बेहतरीन तरीके से इस वीडियो में। आइए चलते, ध्यान समझिए। k का मान ज्ञात कीजिए यदि बिंदु 8, 1, k, -4, 2, -5 संरेखी हैं। क्या है डियर? संरेखी। आपके लिए यह शब्द बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये नहीं आता तो k का मान नहीं आ पाता। आइए चलते हैं, इसे सॉल्व करने का 2 तरीका, मैं आपको दोनों तरीका बता रहा हूँ, ध्यान समझिए। एक तो पहली बात ये जानिए, संरेख का मतलब क्या होता है। जैसे कोई ये लाइन है, इसी लाइन पे ये बिंदु, ये क्या कहलाएंगे? संरेख। संरेख मतलब एक ही रेखा पे स्थित,
क्लियर है, मतलब ये कि यहाँ से ये दूरी और यहाँ से दूरी आपस में क्या होगी, इक्वल, तभी क्या कहलाएगा, संरेख। चलिए आइए आगे बात करते हैं। दूसरी बात, दूसरे शब्दों में हम मान लेते हैं कि ये तीनों, ये पहला तरीका हो गया। अब ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं दो बिंदुओं के बीच की दूरी के कॉन्सेप्ट से। दूसरा तरीका कि मान लेते हैं कि ये तीनों बिंदु किसी त्रिभुज के निर्देशांक हैं, ठीक है। तो त्रिभुज के जब निर्देशांक होंगे तो उस त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होगा डियर्स वह क्या होगा, 0। जब क्षेत्रफल 0 होगा तो वह बिंदु क्या कहलाएंगे, संरेख कहलाएंगे, क्योंकि ट्रायंगल्स बनेगा ही नहीं, ठीक है ना। आइए चलते हैं। तो हम लिखेंगे यहाँ पे, इसको सॉल्व करने का तरीका लिखेंगे, माना बिंदु 8, 1, 8, 1 k, -4 तथा 2, -5 किसी त्रिभुज के निर्देशांक हैं। क्या है डियर्स, निर्देशांक हैं। क्लियर है ना। तो जब निर्देशांक हैं तो ये बिंदु संरेख होंगे, तभी होंगे संरेख जब क्या हो, इनका क्षेत्रफल 0 हो। दो फार्मूला मैंने बताया था, एक तो ये मेथड, दूसरा इनके बीच की दूरी का। तो डायरेक्ट लगा लेंगे। तो यहाँ से क्या हो जाएगा डियर्स, आइए निकालते हैं। तो लिखा लेंगे त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है डियर्स, 1/2, 1/2। क्लियर है, 1/2 इन ब्रैकेट में x1 माइनस y2 माइनस y3, क्लियर है, प्लस x2 y3 माइनस y1। क्लियर डियर्स। तीसरा आपका कॉन्सेप्ट होता है x3 और y2 312, मतलब कि आपका y1 माइनस y2। क्लियर है डियर्स, ये होता है। याद करने का तरीका 123, 231, 312, ठीक है डियर्स, ये होता है लॉजिकली याद करने का तरीका। आप याद कर सकते हैं त्रिभुज के फार्मूले को, ठीक है। आइए चलते हैं, आगे बढ़ते हैं। ध्यान समझिए, याद रखिएगा जब भी तीन बिंदु संरेख की बात करेगा डियर्स, तो आप हमेशा याद रखिएगा कि उस त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा, 0 होगा, तभी वह बिंदु संरेख होंगे। पहला कॉन्सेप्ट। दूसरा तरीका, दो बिंदुओं के बीच का दूरी इतना, यानी कि आप कौन सा निकालेंगे, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर डियर्स, ये बराबर होना चाहिए दूसरे वाले बिंदु। एक बार इनके लेंगे, इनके बीच की दूरी, और एक बार इसके बीच की दूरी, आपस में क्या होंगी, दूरियां बराबर होंगी। तो वहां से भी k का वैल्यू आप फाइंड आउट कर सकते हैं। बट आइए चलते हैं, इस मेथड से लिखते हैं, ठीक है डियर्स। आइए चलते हैं, इससे भी सॉल्व कर सकते हैं और इससे भी। देखिए ध्यान से, आपका क्षेत्रफल क्या होगा, 0। क्षेत्रफल क्या होगा, 0। कब, जब ये होंगे संरेख। तो 1/2 चला जाएगा, 0 हो जाएगा। अब आइए इसको सॉल्व कर लेते हैं हम लोग। इसका निशान करते हैं, ये क्या है, x1 y1, x2 y2, x3 y3, ठीक है। मान ला के रख दीजिए यहाँ पे। तो लिखेंगे x1 का मान कितना, जरा गौर करिए, 8 ब्रैकेट में, y2 का मान कितना, y2 ये रहा आपका -4, माइनस y3 का मान कितना, 5, तो ये हो जाएगा कितना, +5, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस x2 की वैल्यू कितनी है डियर्स, k, x2 की वैल्यू कितनी है, k, इन ब्रैकेट में y3 का मान कितना है, -5, माइनस y1 का मान कितना, 1, क्लियर है, प्लस x3 का मान कितना, 2, ब्रैकेट में y1 का मान कितना, -4, सॉरी y1 का मान कितना, 1, क्लियर है, माइनस y2 का मान कितना डियर्स, माइनस यानी कि 4, प्लस हो जाएगा, -4 तो +4 हो जाएगा। क्लियर है, ध्यान समझिए आप चीज़ों को। इधर देखिए, तो 0 = क्या हो जाएगा, इन ब्रैकेट में, इनको सॉल्व करेंगे, 5 में से 4 जाएगा, कितना आएगा, 1, 5 में से 4 जाएगा तो 1 आएगा, मतलब 8 × 1, अब प्लस क्या हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, तो माइनस 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 यानी कि 5 और -1 -6, तो कितना जाएगा, -6k। क्लियर है, यहाँ पे इसको सॉल्व कर लेंगे, प्लस 4 1 5 दूना के 10, प्लस क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा। क्लियर है डियर्स, आइए सॉल्व कर लेते हैं, कितना हो जाएगा, 0 = 8 माइनस, यानी इन दोनों को जोड़ देंगे, 8 10 8 18, 18 एंड -6k को ट्रांसफर कर दीजिए, हो जाएगा 6k = 18, सो दैट 6 3 = 18 एंड k = 3, दिस इज योर आंसर। यानी k का मान कितना आया डियर्स, 3 आया, यानी k का वह मान है, k का 3 वह मान है जिसके कारण ये सभी बिंदु क्या हो जाएंगे डियर्स, संरेख हो जाएंगे। चलिए आइए आगे बढ़ते हैं इस प्रश्न के अगले। तो आइए दोस्त देखते हैं प्रश्न उत्तर संख्या 3 का घ, ठीक है। सवाल बोला है 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के एक त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसका कोण 60 डिग्री है। बात समझिए ध्यान से, यहाँ पे जैसे मान लेते, सब मानना है समझने के लिए, मैं बता रहा हूँ आपको, समझ ध्यान से।
त्रिज्या मतलब आर बराबर कितना 6 सेंटीमीटर। मान लीजिए 6 सेंटीमीटर कोई वृत्त हम खींच लेते हैं। मान लीजिए ये हमने सर्कल खींचा, कितने सेंटीमीटर का 6 सेंटीमीटर। मान लेते ये त्रिज्या कितनी है 6 डियर्स, कितना है 6, ये 6। लेकिन बोला एंगल त्रिज्यखंड, त्रिज्यखंड कहते किसे हैं, ध्यान समझिए। त्रिज्या के द्वारा वृत्त को 2 भागों में बांट दिया जाता है तो बटा हुआ प्रत्येक भाग त्रिज्यखंड कहलाता है। फिर समझिए, किसी वृत्त को त्रिज्या के द्वारा 2 खंडों में बांट दिया जाता है तो प्रत्येक खंड त्रिज्यखंड कहलाता है, जिसमें छोटा वाला भाग लघु त्रिज्यखंड और बड़ा वाला भाग दीर्घ त्रिज्यखंड। यहाँ पे ये क्या कहलाएगा डियर्स, दीर्घ त्रिज्यखंड। क्लियर है। और ये कहलाएगा आपका लघु त्रिज्यखंड। बात समझ में आ रही है, वेरी गुड। क्यों, क्योंकि त्रिज्या के द्वारा काटा गया है। 2 चीज इसमें आती है, एक और आता है सर्कल हो गया, ये डायमीटर हो गया, क्या हो गया इसका व्यास। तो व्यास के द्वारा अगर वृत्त को 2 भागों में बांट दिया जाता है उसे कहा जाता है क्या, वृत्तखंड। क्या कहा जाता है इसे कहलाता है वृत्तखंड डियर्स। क्या कहलाता है, वृत्तखंड। और छोटा वाला भाग लघु वृत्तखंड और बड़ा वाला भाग दीर्घ वृत्तखंड कहलाता है। बात समझ में आ रही है, दीर्घ वृत्तखंड कहलाता है डियर्स। समझ में आ रही बातें, मैं आशा करता हूं कि चीजें आपको समझ आ रही है। ध्यान समझिएगा, हमसे क्षेत्र पूछा है ना, एक बात जरा गौर करके बताइए। क्षेत्र पूछा है, बोला क्या है एंगल 60 अंश, मतलब ये 60 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, इसी का क्षेत्रफल पूछा है, किसका क्षेत्र पूछा है, इसका क्षेत्रफल। त्रिज्या 6 सेंटीमीटर। समझ में आ रही बात। इसके लिए बनेगा कॉन्सेप्ट क्या, आपको पता होना चाहिए कि ये टोटल एंगल कितना 360, और 360 में से किसकी बात हो रही है, बस केवल 60 की बात हो रही है। किसकी बात हो रही है डियर, 60 की बात हो रही है। तो ध्यान समझिएगा, वैसे वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है आपको पता होना चाहिए कि पाई आर स्क्वायर होता है, बट ये एंगल है जो किस में से है 360 में से। इसके पहले हमने कहा थीटा बटा 360 जो फॉर्मूला बनता है कि किसी भी त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल के लिए फॉर्मूला निकल के आता है थीटा बटा 360 गुणे पाई आर स्क्वायर। क्लियर डियर। थीटा वेयर इज थीटा, थीटा जो है भैया जो एंगल दिया रहेगा उसका क्षेत्रफल। तो आइए निकालते हैं, फॉर्मूला यही लगने वाला है। मैं आशा करता हूं कि चीजें आपको समझ आ रही है। आइए बढ़ते हैं आगे की ओर डियर। चलिए देखिए ध्यान से, सवाल आपके सामने, जवाब हमारे पास है। इस जवाब को जानने के लिए देखते रहिए आर के मैजिक मैथ। आइए चलते हैं, ध्यान समझ दिए। देखो वृत्तखंड ना, एक त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल लिखेंगे, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल बराबर डियर्स क्या होता है, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल बराबर थीटा बटा के 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। क्लियर है। पाई का मान 22/7 रख भी सकते हैं, नहीं भी रख सकते हैं, हम पाई में भी आंसर ला के छोड़ सकते हैं क्योंकि बोला नहीं है पाई का मान रखने के लिए। आइए चलते आगे, ध्यान समझिए। त्रिज्या हमको आर दिया है, चूंकि क्या दिया है आर बराबर कितना दिया है 6 सेंटीमीटर। आइए सॉल्व कर लेते हैं, लिखेंगे थीटा बराबर भी दिया है डियर्स क्या, थीटा बराबर 60 डिग्री। ला के वैल्यू पर रख दीजिए 60 बटा के 360 गुणे पाई को जो का तोड़ छोड़ दीजिए, इसको रख दीजिए कितना 6 का स्क्वायर गुणे पाई। काटे इसको 6 छके 36, 6 से खत्म, कितना आ गया 6 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर। क्लियर डियर्स, क्या आ गया 6 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर। ये रहा आपका आंसर। बढ़ते आगे, अगर पाई का मान आप रखना चाहते हैं तो पाई का मान 3.14 रख सकते हैं। 6 गुणे 3.14 सेंटीमीटर स्क्वायर में आएगा। गुणा कर दीजिए, 6 चौके 24 को 4 हासिल 2, 6 दूनी के 12 2, 14 को 4 हासिल 1, 6 3 18 1 19, मतलब पॉइंट कितने प्लेस पे, 2 प्लेस पे। ये रहा क्या आपका सेंटीमीटर स्क्वायर। क्लियर, ये रहा आपका आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं आगे की ओर। अगर आपको चीज़ें समझ आ रही है तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करके बताइए डियर, ठीक है ना। आइए चलते हैं आगे की ओर बढ़ते हैं, समझ में आइए। आइए अगले की ओर क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। अच्छा ओके, 1 मिनट रुक जाइए, माफ़ करिएगा, यहाँ पे मिस्टेक हो गया थोड़ा सा। 6 चौके 24 4 हासिल 2, 6 कमा 6 2 8 हो जाएगा बस, ठीक है। 8 और 6 18। क्लियर है। 6 चौके 24 को 4 हासिल 2, 6 कमा 6 6 2 8, कोई रिमाइंडर नहीं, 6 18, टोटल वैल्यू ला के पुट कर देंगे तो 18.84 सेंटीमीटर स्क्वायर। आइए आगे की ओर बढ़ते हैं डियर्स, ठीक है। आइए दोस्तों देखते हैं प्रश्नोत्तर संख्या 4, ठीक है, क। इसमें बोला है कि सिद्ध कीजिए कि 1/2 में 2 अपरिमेय संख्या है, मात्र केवल 2 नंबर में। आइए देखिए, ध्यान समझिए। एक बात आप जान जाइए, सबसे पहले तो आपको जानना जरूरी है कि अपरिमेय, जो हम पहले बताएं आपको परिमेय संख्या अपरिमेय के बारे में, अपरिमेय और परिमेय।
परिमेय संख्या जिन्हें हम p बाई क्यू के रूप में लिखते हैं वो परिमेय संख्या कहलाती है, परंतु q इज नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए डियर, इसलिए परिमेय संख्या, राइट। दूसरी बात, अपरिमेय संख्या जिन्हें हम p बाई क्यू के रूप में नहीं लिख सकते वो अपरिमेय संख्या कहलाती हैं। जैसे कि आपको पता होना चाहिए डियर्स क्या, कि जैसे करड़ी में 2 अपरिमेय संख्या, करड़ी में 3 अपरिमेय संख्या, पाई अपरिमेय संख्या। समझ में आ रही बात है? बस इसी बात को हमको सिद्ध करना है। तो आइए देखिए ध्यान से समझिए। सिद्ध करने के लिए आपको ज़्यादा कुछ करने की जरूरत ही नहीं है। आइए देखिए ध्यान से समझिए। इसमें समझने के लिए कुछ बातों को आपको और जानना जरूरी है। कुछ बातें इस प्रकार से हैं। आइए जैसे ही क्वेश्चंस करवाते हैं वैसे धीरे धीरे आपके बीच हम उसे प्रेजेंट करते जाएंगे। तो उन बातों को समझने के लिए आप बने रहिए इस वीडियो में अंत तक। देखिए ध्यान से डियर्स, हम क्या करते हैं 1/2 का ना विपरीत मान लेते हैं, परिमेय तो इसका अपोजिट मान लेते हैं परिमेय, ठीक है। तो हम लिखेंगे माना 1/करड़ी में 2 एक परिमेय संख्या है। क्या मान लेते हैं? परिमेय संख्या है। क्लियर डियर्स? जब यह एक अपरिमेय संख्या हो गई, सॉरी परिमेय संख्या हो गई, तो हम इसे p बाई क्यू के रूप में लिख सकते हैं। आप यही कहेंगे इसे हम p बाई क्यू के रूप में लिख सकते हैं। आइए लिखेंगे, तो लिखेंगे 1/करड़ी में 2 इक्वल टू p बाई क्यू। बट आपको पता होना चाहिए कि q इज नॉट इक्वल टू 0, राइट। एक बात इसमें यह भी लिखना है, आपको ध्यान समझिएगा। जो p और q है, यह इनका जो रिलेशन है ये एक सहअभाज्य संख्या है। क्या है? सहअभाज्य संख्या है। पहली बात तो ये पूर्णांक है। क्या है दोनों? जहां लिखना पड़ेगा थोड़ा सा, जहां p तथा q पूर्णांक हैं। क्या है? पूर्णांक हैं। पूर्णांक के साथ साथ कैसे भैया? p q सहअभाज्य संख्याएं हैं। यहां पे क्या है? सहअभाज्य संख्या। अब सहअभाज्य संख्या कहते किसे हैं? आपके मन में सवाल उत्पन्न होगा। तो हम लिखेंगे कि सहअभाज्य संख्या का मतलब ये होता है कि जिन संख्याओं का HCF 1 होता है वे संख्याएं सहअभाज्य संख्या कहलाती है। वैसी संख्याएं जिनका HCF क्या होता है डियर्स? 1 होता है, वह सहअभाज्य संख्या कहलाती हैं। मतलब कि p, q का जो HCF होगा, यानी कहेंगे कि HCF हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, यानी किसका भाई? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर किसका? PQ का कितना होगा डियर्स? 1। समझ में आ रही बात है? यानी कि जो HCF होगा PQ का वो क्या होगा? 1। यानी हम कह सकते हैं कि P और Q में 1 के अलावा कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। समझ में? जैसे मैंने लिखा क्या? सपोज दैट, मानना है बस केवल। देखिए ध्यान से, जैसे मैं लिखा 2,3। 2,3 क्या है? इसका भी गुणनखंड 1 और 2, इसका भी गुणनखंड 1 और 2। अब जरा बताइए, इनका मशक 1 और 3, अगर मैं इसकी मशक की बात करूँगा तो कितना होगा डियर्स? HCF जो होगा अब कितना होगा? 1 होगा। इसलिए हम कहेंगे कि यह दोनों संख्याएं कैसी संख्याएं? सहअभाज्य संख्याएं। मतलब कि इनमें 1 के अलावा कोई दूसरा उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। आइए देखते हैं, कुछ आगे सॉल्व करते हैं इसको। तो हम लिखेंगे क्या? इतनी सी बात लिखने के बाद इनको हम ऊपर नीचे कर देते हैं। देखिए ऊपर और नीचे वो कैसे? देखिए ध्यान से लिखेंगे, करड़ी में 2 बराबर q/p लिख सकते हैं डियर्स। इसको इधर ट्रांसफर कर दी, इसको इधर ट्रांसफर कर दी, इसको इधर ट्रांसफर कर दिए, ऐसे लिख सकते हैं हम, ठीक है। तो इसको हम यहाँ लिखते हैं, इसको इधर ट्रांसफर कर दिए, q इसको इधर ट्रांसफर कर दिए, p बराबर क्या हो जाएगा? ट्रांसफर करड़ी में 2। समझ में आती बात? वेरी गुड। अब हम यहाँ पे क्या लिखेंगे? दोनों पक्षों का वर्ग करने पर। ऐसा हम क्यों कर रहे हैं? ये सवाल उत्पन्न हो रहा होगा, ऐसा क्यों कर रहे हैं? हम चेक कर रहे हैं कि Q और P की वैल्यू है क्या। P और Q की जो वैल्यू है वो वाकई में परिमेय संख्या के टर्म्स में हो रही है, क्योंकि हम इसको माने हैं तो हम परिमेय संख्या सिद्ध करेंगे। आइए समझिए ध्यान से। इसलिए हम क्या करें? दोनों पक्षों का वर्ग करने पर क्या हो जाएगा डियर्स? Q का स्क्वायर बटा कि P का स्क्वायर बराबर, ये रूट से बाहर हो जाएगा अर्थात 2। बात समझिए ध्यान से। मैं इसको इधर ट्रांसफर करूँ, इसको अगर मैं इधर ट्रांसफर कर दूँ तो हो जाएगा Q स्क्वायर बराबर 2P स्क्वायर। बात समझिए यहाँ पर अच्छे तरीके से। जरा एक बात बताइए आप, हम अगर 2 को इधर ट्रांसफर करेंगे तो जो 2 है वो Q को क्या करेगा? विभाजित करेगा। जो 2 है वो क्या करेगा? Q स्क्वायर को विभाजित करेगा, जिसका रिजल्ट क्या प्राप्त होना चाहिए? P स्क्वायर। मतलब जरा बात को समझिए यहाँ पे अच्छे से। देखिए ध्यान से, मैं इसको लिख सकता हूँ कि Q स्क्वायर बटा के 2 बराबर क्या?
पी स्क्वायर डियर्स। ध्यान समझिएगा, मतलब ये कि Q का कोई ना कोई वैल्यू रहा होगा जिससे कि 2 से डिवाइड किया गया होगा और वह क्या मिला होगा, P के रूप में, एक पूर्ण वर्ग के रूप में प्राप्त संख्या हुई होगी। वो कैसे, आइए समझिए, थोड़ा सा ध्यान समझिए लॉजिकली। जैसे मैंने बोला यहाँ पे हम कुछ वैल्यू रख लेते हैं, सपोज दैट क्या रख लेते हैं, 8। मान लेते हैं कि जो आपका Q का मान है वो 2 करनी में 2 को रख लेते हैं, ठीक है। इसका स्क्वायर करेंगे कितना हो जाएगा डियर्स, 4 दूनी की 8 होगा। बात समझ पा रहे हैं अच्छे से। अगर हम इसको 2 से डिवाइड करेंगे, जरा बताइए क्या आ जाएगा, 2 दूना के 4। अब यहाँ पे जो 4 आया है डिवाइडेंट आया है, 4 जो आया है डिवाइडेंट, वह जरा बताइए क्या है, पी स्क्वायर के रूप में है कि नहीं, बोलिए हाँ या ना। मतलब इसको मैं 2 का स्क्वायर लिख सकता हूँ, क्लियर। तो पी का मान कितना है डियर्स, 4। पी स्क्वायर का मान कितना, 4। मतलब कि क्यू का कोई ना कोई वैल्यू है जिसको 2 से डिवाइड किया गया है, वह क्या किया है भाई, पी स्क्वायर के रूप में डिवाइडेंट दिया है। कोसेंट जो प्राप्त हुआ है वो पी स्क्वायर प्राप्त हुआ है। सो डियर्स ध्यान समझिए आप अच्छे से। एक बात बताओ, यहाँ पे क्यू क्या, अपरिमेय संख्या, लेकिन इसमें 2 से गुणा किया गया तो ये भी क्या होगा, अपरिमेय संख्या, लेकिन स्क्वायर करने के बाद ये क्या हो जा रहा है, परिमेय संख्या। मतलब 8 बटा के 2 काटेंगे तो आएगा 4। ध्यान समझिए, मतलब हम अर्थात कह सकते हैं कि जो 8 है वह 2 से क्या है, विभाजित है। मतलब हम कह सकते हैं कि क्यू स्क्वायर 2 से क्या होगा डियर्स, विभाज्य है। क्या है, विभाज्य। एक बात बताओ, जब Q स्क्वायर 2 से विभाज्य है तो क्या Q भी 2 से विभाज्य होगा कि नहीं, तो आप कहेंगे कि हाँ। वो कैसे, ध्यान समझिए, Q इंटू Q तभी तो होगा ना Q स्क्वायर। अब एक बात बताओ, यहाँ पे Q की वैल्यू अगर मैं रखा हूँ 2 सपोज दैट, तो इस Q का भी वैल्यू 2 होगा। या फिर कोई अन्य वैल्यू रख लेते हैं, तो 2 से काटेंगे, 2 से 2 कटेगा कि नहीं कटेगा, तो आप कहेंगे हाँ कटेगा, अर्थात Q भी किससे कटेगा, 2 से कटेगा। तो हम लिख सकते हैं, क्योंकि आप ध्यान समझिए, यह जो है आपका प्रमेय भी बताती है, प्रमेय बताती है कि किसी पूर्णांक का वर्ग अगर किसी संख्या से विभाजित है तो वह संख्या भी उसी संख्या से पूरी तरह से क्या होगी, विभाजित होगी। कौन संख्या, जिसका वर्ग कटेगा, ठीक है ना, तो वह संख्या भी कटेगी। अर्थात हम कह सकते हैं कि Q 2 से विभाज्य होगा। क्लियर डियर्स, जब विभाज्य होगा तो एक बात जरा बताओ मुझे, यहाँ पे थोड़ा इरेज कर देते हैं इनको, अब इन सारी चीज़ों को जरूरत नहीं है आपकी, ध्यान समझिए। अब हम आगे बढ़ते हैं। जब विभाज्य होगा तो इसे मान लेते हैं हम लोग क्या, इसे मान लेते हैं समीकरण नंबर 1, ठीक है डियर्स। क्या मान लेते हैं, समीकरण नंबर 1। ध्यान समझिएगा, जब Q से विभाजित है, एक मिनट रुक जाइए, यहाँ पे समीकरण नंबर इसको मान लेते हैं 1, कि जो Q है 2 से विभाजित है, समीकरण नंबर 1 हो गया। दूसरी बात हम आगे कर देंगे आपसे, ध्यान समझिए, अगर Q जो है 2 से विभाज्य होगा तो कहीं ना कहीं 2 जो Q है वह संख्या ऐसी होगी जो 2 का क्या होगा, गुणज होगा। कैसे, ध्यान समझिए, जैसे मैंने लिखा कि Q बराबर 2 या फिर 8, ध्यान समझिए 8 मान लेते हैं, Q बराबर हम क्या मान लेते हैं 8, तो ये 2 से कटेगा ही नहीं कटेगा, पूर्णांक होगा, 2 चौके 8 कटेगा। मतलब हम कह सकते हैं कि जो Q होगा, सपोज दैट Q बराबर हम मान सकते हैं कि 2 गुणे कोई संख्या K मान लेते हैं। अगर 2 से गुणांक के रूप में होगा तभी तो 2 से कटेगा ना, मतलब जो संख्या होगी वह 2 का क्या होगी, गुणज होगी, मल्टीपल होगी, तभी तो 2 से कटेगा ना। इसलिए हम यहाँ पे क्या मान लेंगे, लिख लेंगे, अतः माना Q इज इक्वल टू, क्या मान लेते हैं डियर्स, Q इज इक्वल टू, क्या मान लेते हैं, Q इज इक्वल टू 2K, कोई कांस्टेंट वैल्यू मान लेते हैं। अब ये मान उठा क्या करेंगे, हम इसमें रख देते हैं, किसमें, इसमें रख देते हैं। यहाँ पे इसको आप इक्वेशन 1 न मान के इसको मान लीजिएगा, समीकरण 1 में Q का मान रख देते हैं। क्या लिखेंगे, समीकरण 1 में Q का मान रखने पर, जब रखेंगे डियर्स तो क्या हो जाएगा, ध्यान समझिएगा, रख देंगे, कितना हो जाएगा Q का मान, 2 दूना के 4K, सॉरी रखेंगे यहाँ पे 2 दूना के 4K स्क्वायर बटा के 2 बराबर क्या हो जाएगा डियर्स, P स्क्वायर। क्लियर है ना, बात समझ में आई। इसको सॉल्व कर लीजिए, देखिए 2 दूना के 4 लिखेंगे 2K स्क्वायर बराबर P स्क्वायर, हम कह सकते हैं K स्क्वायर बराबर P स्क्वायर बाई 2। एक बात समझ ध्यान से, इसको मान लेते हैं समीकरण नंबर क्या, सेकंड। यहाँ से समीकरण नंबर क्या आ गया डियर, सेकंड आ गया। जरा एक बात बताओ, जैसे आपको यहाँ पे दिख रहा था कि 2 जो Q स्क्वायर काट रहा है उसी प्रकार से 2P स्क्वायर को भी क्या कर रहा है, विभाजित कर रहा है, एज लाइक दैट ऑफ इक्वेशन फर्स्ट। इसमें जैसे कि 2Q को डिवाइड कर रहा था तो P स्क्वायर प्राप्त हो रहा था, उसी प्रकार से K स्क्वायर 2 को हम P स्क्वायर को भाग देंगे 2 से तो वह कितनी बार में कट रहा है, K स्क्वायर के टर्म्स में। इसी प्रकार से है तो हम क्या लिख सकते हैं डियर्स, यहाँ पे 2 जो है P स्क्वायर को भी विभाजित कर रहा है। समझ में आ रही बातें, लेकिन ध्यान से समझिए बातों को। हम लिखेंगे क्या यहाँ पे, समीकरण
एक तथा समीकरण दो से क्या हुआ, दो से पी व क्यू का एक के अलावा दो भी एक गुणनखंड है। डियर्स, जब एक गुणनखंड है तो बातों को ध्यान समझिए थोड़ा सा। अब हम यहाँ पे लिख लेते हैं, ध्यान समझिए, जगह ना होने कारण यहाँ पे लिखते हैं, ध्यान समझिएगा। एक के पी व क्यू का एक के अलावा दो भी एक गुणनखंड है। अतः पी और क्यू जो, ध्यान समझिएगा, अतः क्या हो जाएगा, जब गुणनखंड हो गया तो अतः पी व क्यू, अतः ऐसे लिखेंगे, अतः P बटा के Q एक परिमेय संख्या है, अर्थात क्या, कड़ी में 1/2 भी एक परिमेय संख्या होगी, डियर्स। क्लियर है? जैसे पी बाई क्यू की परिमेय संख्या होगी ना, तो ये भी क्या होगी, एक परिमेय संख्या होगी। लेकिन एक बात बताओ जरा, हमने तो गलत माना था ना, लेकिन हम क्या लिखेंगे, अर्थात ये परिमेय संख्या होगी। इसलिए यह विरोधाभास सिद्ध हुआ कि यह एक अपरिमेय संख्या है। क्लियर है? बात समझ पाया? यह हमने विरोध में सिद्ध किया कि यह एक परिमेय संख्या है, लेकिन है क्या रियल में, यह एक परिमेय संख्या है। सो डियर्स, इस प्रकार सॉल्व करेंगे। अगर आपको कोई प्रॉब्लम्स हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करिएगा और बताइएगा कि आपका रिजल्ट क्या रहा डियर्स। चलिए आइए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चंस की ओर। इसी टाइप में अगला यानी कि प्रश्नावली आपका प्रश्नोत्तर 4 का अगले सवाल की ओर लेकर चलते हैं डियर्स। चलिए आइए आगे बढ़ते हैं। आइए दोस्तों देखते हैं प्रश्नोत्तर संख्या 4 का ख। इसे बोला कि जांच कीजिए कि क्या यह एक द्विघात समीकरण है। तो द्विघात समीकरण के लिए आपको पता होना चाहिए कि वैसा समीकरण जिसकी चर राशि की घात कितनी हो, 2 हो, वह द्विघात समीकरण कहलाता है डियर्स। या फिर दूसरे शब्दों में वे समीकरण जो ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 का रूप का हो वो कहलाता है द्विघात समीकरण। आइए इसको बदल के देखते हैं इसके रूप का क्या है। तो आइए सॉल्व कर लेते हैं। x प्लस 1 का होल स्क्वायर दिया है ds, फिर दिया है आपका 2 इन ब्रैकेट में x माइनस 3। सॉल्व करिए a प्लस बी के होल स्क्वायर पे x² प्लस क्या हो जाएगा 1 एंड प्लस क्या हो जाएगा 2x, 2ab 2 हो जाएगा। आप इतना तो समझते ही हैं, 2x माइनस कितना हो जाएगा डियर 6 हो जाएगा। क्लियर है? आइए आगे बढ़ते, देखिए 2x खत्म हो जाएगा, इसको ट्रांसफर करेंगे कितना हो जाएगा x², और फिर क्या हो जाएगा ds, इसको ट्रांसफर करें प्लस कितना हो जाएगा 7 इक्वल टू 0। आप कहेंगे क्या ये द्विघात समीकरण क्या इस रूप का दिख रहा है? तो आपको तो नजर नहीं आ रहा, नहीं, मैंने बोला था ना यथा दृश्य तथा सृष्टि, जैसा देखेंगे वैसा दुनिया दिखेगी। आइए देखिए ध्यान से इसको सही तरीके से। इसको क्या आप लिख सकते हैं x² प्लस 0x प्लस 7 इक्वल टू 0। अरे बोलो हाँ या ना, तो आप कहेंगे भाई हाँ, क्योंकि b की वैल्यू यहाँ पे 0 है, c की वैल्यू 7 है, a की वैल्यू कोसेंट ऑफ x² इक्वल टू 1। सो डियर्स, हम कहेंगे कि यह क्या है, द्विघात समीकरण है कि नहीं। आप खुद देख के बताइए कि जिनकी शकल और सूरत ax² प्लस bx प्लस c के रूप का होता है डियर्स, वही सूरत कहलाती है क्या, द्विघात समीकरण। क्लियर है? दिस इज कॉल्ड quadratic equations. How can say that this equations is a form of ax² plus bx plus c equal to 0. So dears, बने इस वीडियो में बढ़ते हैं आगे की ओर। इस प्रकार से आप चेक कर सकते हैं। कोई डाउट किसी को? चलिए आइए आगे बढ़ते हैं सवाल नंबर ग की ओर। आइए दोस्तों देखते हैं ये सवाल नंबर आपका कौन सा है, प्रश्नोत्तर 4 का ग। देखिए ध्यान से, सवाल पहले पढ़ते हैं हम लोग। देखिए ध्यान से, बोला क्या है, x और y में एक संबंध ज्ञात कीजिए कि बिंदु x, y बिंदुओं 3,6 तथा 3,6 गड़बड़ है क्या, लग रहा है कुछ मिस्टेक है डियर्स। यहाँ पे चीज़ों को 3,6 बिंदु आपका है 3,6
और -3,4, -3,4, ठीक है ना। ये रहा सवाल। सवाल फिर सुन लीजिए, यक्स और वाई में एक संबंध ज्ञात कीजिए कि बिंदु यक्स कामा वाई बिंदुओं 3,6 तथा -3,4 से समदूरस्थ है, ठीक है। सवाल ये रहा। आइए देखिए ध्यान से। समदूरस्थ, सम माने बराबर, दूरस्थ माने दूरी पर, किससे? यक्स से। मतलब कि कोई पॉइंट क्या है, ध्यान समझिए, कोई पॉइंट आपका यक्स कामा वाई डियर्स, इससे समान दूरी पर दो बिंदु स्थित है। एक बिंदु क्या आपका -3,4, दूसरा 3,6 डियर्स। क्लियर है ना। मतलब कि यहाँ से ये दूरी, सपोज करिए कि ये दूरी अगर यक्स है, सपोज ये दूरी मान लेते हैं कि आपका यन है, तो ये भी दूरी क्या है? यन है। मतलब ये दूरी आपस में क्या है? बराबर है। तो हम लिखेंगे, मान लेते ये कोई पॉइंट ए है और इस पॉइंट को मान लेते बी है, और ये कोई पॉइंट क्या है? सी है। तो लिख सकते हैं कि माना बिंदु ए से बिंदु बी व बिंदु सी समान दूरी पर स्थित हैं। तो लिखेंगे माना बिंदु, ऐसे माना मत, अब डायरेक्टली ऐसे लिख सकते हैं, क्या लिख लेते डायरेक्टली, कॉन्सेप्ट डायरेक्ट आप समझिए। बिंदु ए व बी के बीच की दूरी निकालते, समदूरस्थ है, समान दूरी पर स्थित है, तो इनके बीच की दूरी आपस में बराबर हो जाएगी। तो लिखेंगे क्या, बिंदु यक्स कामा वाई तथा बिंदु -3,4 के बीच की दूरी बराबर, क्या दिया? समदूरस्थ है, समान दूरी पर स्थित है, बराबर क्या हो जाएगा? बराबर बिंदु यक्स कामा वाई तथा बिंदु 3,6 के बीच की दूरी डियर्स। आइए चलते हैं, ध्यान समझिए, दो बिंदुओं के बीच की दूरी, डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स, ओके। डिस्टेंस बिटवीन, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स। तो दो बिंदुओं के बीच की दूरी क्या हो जाएगी डियर्स? यहाँ पे डायरेक्ट लिखेंगे अंडर रूट में, फॉर्मूला होता है अंडर रूट में x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, ठीक है डियर्स। इक्वल टू, वही काम इसके लिए बनेगा, क्या हो जाएगा? अंडर रूट में x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर और प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। जरा गौर करिएगा आप, अच्छे से ध्यान समझिए। हम मान रख देते हैं इनका, क्या रख देते डियर्स? वैल्यू रख देते हैं। तो वैल्यू रखेंगे, ध्यान समझिए। हम मान लेते ये क्या है? x1, ये y1, ये आपका x2, और ये क्या डियर्स? y2। यहाँ पे ये क्या हो जाएगा? x1, ये क्या हो जाएगा? y1, ये क्या हो जाएगा आपका? x2, और ये क्या हो जाएगा? y2। मान रख दें यहाँ पे डायरेक्टली। x1 का मान जरा बताइए, x2 का मान कितना? -3। अंडर रूट में लिखेंगे ऐसे, क्या रखें फॉर्मूला में? x2 का मान कितना? -3 माइनस x1 का मान कितना? x का होल स्क्वायर एंड प्लस y2 का मान डियर्स कितना है? 4 माइनस y1 का मान कितना है? y इक्वल टू इसका होल स्क्वायर इक्वल टू इन रूट में x2 का मान वहाँ से 3 माइनस x1 का मान कितना? x का होल स्क्वायर प्लस y2 का मान कितना? 6 माइनस y1 का मान कितना? y का होल स्क्वायर। हमें रिलेशन ही निकालना बोला ना, फाइंड आउट द रिलेशन, क्या? x और y में। समझ गया? आइए देखिए ध्यान से, यहाँ पे आप देख पाए स्क्वायर से ये खत्म, क्योंकि स्क्वायर ऑन बोथ साइड, रूट करेंगे खत्म, यानी दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर डियर्स, ठीक है ना। दोनों पक्षों का जब वर्ग करेंगे डियर्स, क्या हो जाएगा? इसका होल स्क्वायर, माइनस कॉमन करेंगे, प्लस स्क्वायर करेंगे, खत्म। मतलब क्या हो जाएगा यहाँ से? 3 प्लस, यानी कि 3 तरीके 9 प्लस x स्क्वायर प्लस 3 दूनी के 6x, क्लियर डियर्स, प्लस 4 चौके 16, 4 चौके 16, a माइनस बी का होल तोड़ेगा, प्लस क्या हो जाएगा? y स्क्वायर माइनस 2ab, तो माइनस हो जाएगा 4 दूनी के 4 2 8y इक्वल टू क्या हो जाएगा डियर्स? इक्वल टू, यहाँ भी सॉल्व करेंगे 3 तरीके 9 प्लस x स्क्वायर माइनस 3 दूनी के 6x, क्लियर है डियर्स, एंड प्लस 6 छके 36 एंड प्लस y स्क्वायर एंड देन माइनस 2ab, तो हो जाएगा 6 दूनी के 12y, क्लियर है। आइए समझ ध्यान से, कुछ कट रहा है यहाँ पे, देखिए ध्यान से। स्क्वायर से स्क्वायर कैंसिल, y स्क्वायर से y स्क्वायर कैंसिल। आइए बचा क्या? जो बचा उससे हम लिखते हैं, और जो कटा उसको हम काट दिए हैं। चलिए आइए देखिए ध्यान से, x वाले वैल्यू ला देते हैं इधर, इसको ट्रांसफर कर देते हैं। हम समझिए कितना बचा इधर से? 6x माइनस 8y। अब देखिए 16 और 9, 8 दे देंगे 10 हो जाएगा, मतलब 25 प्लस कितना हो जाएगा? 25, 16 9 25 बराबर कितना हो जाएगा डियर्स? इसको सॉल्व कर लेंगे, कितना हो जाएगा चलो बताइए। आप यहाँ पे देख भी सकते हैं एक चीज़ और, यहाँ पे रुक जाइए 1 मिनट, देखिए 9 से 9 कैंसिल, जो कैंसिलेशन हो उसको काट दीजिए,
और कुछ बचा ही नहीं। आइए हम सॉल्व करें, ध्यान समझिए। लेकिन 6x और यहाँ कितना है -8y + 16, क्लियर है डियर्स, इजकल टू यहाँ से क्या बचा आपका, यहाँ से बच गया -6x एंड -12y, क्लियर है, और क्या बचा आपका +36। आइए सॉल्व कर लेते हैं। कुछ नज़र आ रहा है आपको कॉमन, ठीक है, देखिए ध्यान से, 2 कॉमन करके हटा दीजिए या फिर इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। कितना हो जाए 6 12x, क्लियर, इसको इधर लाएंगे तो 8 4 12 प्लस क्या मिलेगा 4y, ठीक है, 16 को ट्रांसफर कर दीजिए, बराबर कितना हो जाएगा 16 20 हो जाएगा, 0 20 हो जाएगा। 4 कॉमन नज़र आ रहा है आपको, तो मैं इस बात को यहीं पे लिख दूं, ध्यान समझिए आप अच्छे से। क्या लिख दूँ मैं यहाँ पे डियर्स, अगर मैं 4 कॉमन कर लूँ तो क्या मिलेगा 4 3 12 3x प्लस y इक्वल टू 20, 4 5 20, मतलब कि 3x प्लस y इक्वल टू कितना आएगा डियर्स 5। दिस इज रिलेशन बिटवीन x एंड y। आपका ये रहा क्या डियर्स, यही रहा आपका आंसर। बात समझ में आती है, चलिए जी ठीक है। यानी कि दूरस्थ, समदूरस्थ बोला था, ये पॉइंट आपके लिए बहुत ज़्यादा मायने रखता है। समदूरस्थ लिखा मतलब समान दूरी पर स्थित बिंदु, सम माने बराबर, दूरस्थ माने दूरी, दूरस्थ दूरी पर स्थित, तो समान दूरी पर स्थित, इसलिए हमने क्या निकाल दिया, इन दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी का कॉन्सेप्ट लगा दिया डियर्स, रीजन, क्योंकि इसी बिंदु से ये दूरी, ये वाला जो पॉइंट है, और इसी बिंदु से ये वाला पॉइंट आपस में बराबर दूरी पर स्थित, इसलिए फार्मूला ये लगा दिया गया। दिस इज द आंसर, क्लियर डियर्स। आइए, मैं आशा करता हूं कि ये सारी चीज़ें आपको समझ में आई। बचा है इस सवाल में, इस प्रश्नोत्तर में एक लास्ट सवाल, आइए देखते हैं इस वीडियो के माध्यम से। आइए दोस्तों देखते हैं इस वीडियो का लास्ट सवाल, क्योंकि बाकी का क्वेश्चंस हम लेकर ही होंगे अपने अगले वीडियो में। मैं आशा करता हूं कि जी आपको समझ आ रही है। कोई प्रॉब्लम्स हो तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करके बताइए आप। आइए दोस्त आगे लेके चलते हैं, ध्यान समझिए। एक लंबवृत्तीय शंकु की त्रिज्या 6 सेंटीमीटर और ऊंचाई 8 सेंटीमीटर, शंकु का वक्रपृष्ठ क्षेत्रफल याद कीजिए। तो आपको पता होना चाहिए कि शंकु का वक्रपृष्ठ क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता क्या है। शंकु के वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता क्या, यानी कि द सरफेस एरिया ऑफ कोन, सरफेस एरिया ऑफ कोन होता क्या है। आइए देखिए ध्यान से, लिखेंगे सबसे पहले डियर्स हमको दिया क्या वो लिखेंगे दिया है या फिर ज्ञात है, दिया है क्या डियर्स, दिया है r बराबर 6 सेंटीमीटर, h बराबर 8 सेंटीमीटर, क्लियर है, ध्यान समझिए। अब यहाँ पे हम लगाएंगे फॉर्मूला, लिखेंगे शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है डियर्स, 2 पाई r l, पाई आर एल, माफ करिएगा, पाई आर एल होता है डियर्स। क्या होता है पाई आर एल, शंकु का वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल का क्या होता है फॉर्मूला पाई आर एल। रीजन सुन लो, पाई आर एल क्यों होता है ये फॉर्मूला, ये कितने टाइम्स है, यल टाइम्स है, इसलिए घूमता हुआ लिखा है। तो पाई आर यल, वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल पूछा है, पाई आर यल लगाएंगे, ठीक है डियर्स, समझ में आ रही बात है ना। आइए आगे बढ़ते हैं। तो शंकु का वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है पाई आर यल, डियर्स समझो ध्यान से। आइए हम आगे बढ़ते हैं कॉन्सेप्ट की ओर। तो हम डायरेक्ट लिखेंगे क्या, पाई का वैल्यू आपको 22/7 रख सकते हैं या फिर न भी रख सकते हैं, पाई में ही आंसर ला सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ध्यान समझिए। तो लिखेंगे पाई, आर का मान कितना डियर्स, आर का मान 6, यल का मान आपको नहीं बताना चाहिए, ध्यान समझिए। यल के लिए आप शंकु, जैसे ये हो गया शंकु आपका, ध्यान समझिए, ये इसका बेस हो गया, यहाँ पे परपेंडिकुलर मतलब ये ऊंचाई और ये ऊंचाई त्रिज्या, ये कहता है स्लेंट लेंथ होती है, ठीक है, ध्यान समझिएगा बात को अच्छे से। इन दोनों में रिलेशन एंगल 90 डिग्री, याद करेंगे पाइथागोरस थ्योरम्स को, आपको पता होना चाहिए, ध्यान समझिए। एल बराबर क्या होता है डियर्स, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर धन आधार का स्क्वायर, डायरेक्ट में क्या लिखूंगा अंडर रूट में एच स्क्वायर प्लस क्या डियर्स आर का स्क्वायर। सो डियर्स आइए, एल बराबर मैं क्या लिख सकता हूँ, अंडर रूट में एच का स्क्वायर प्लस आर का स्क्वायर। सो डियर्स आइए ध्यान समझिए, इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। पाई इंटू 6 अंडर रूट में एच की वैल्यू 8 बटे 64 एंड प्लस आर की वैल्यू 6 छके 36, मतलब कितना हो जाएगा डियर्स, पाई इंटू 6 इंटू इनका सॉल्व करेंगे, सोल्यूशन कितना हो जाएगा 100। अगर रूट से बाहर कितना हो जाएगा डियर्स, लिखेंगे पाई इंटू 6 इंटू 10 सेंटीमीटर क्या स्क्वायर। तो यहाँ से क्या हो जाएगा डियर्स, 6 दहा में 60 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर, ये रहा क्या आपका, दिस इज योर आंसर। क्लियर है, बात समझ में आती है, वेरी गुड डियर्स। आइए ध्यान समझिए, मैं आशा करता हूं कि ये सारी चीज़ें आपको समझ आ रही होगी काफ़ी अच्छे तरीके से। अगर आपको इसमें कोई प्रॉब्लम्स हो तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करके बताइए डियर्स, क्योंकि आपके लिए मेहनत हो रही है, तो आपका दायित्व बनता है कि आप भी बहुत अच्छे से मन से ही, मैं आशा रखता हूँ कि आप पढ़ रहे होंगे और आपका रिजल्ट काफ़ी अच्छा बने, ऐसी हम ईश्वर से कामना करते हैं डियर्स। तो पूरे उम्मीदों के साथ ये वीडियो बनाई जा रही है ताकि आप इन चीज़ों को बेहतरीन ढंग से ऑब्जर्व करिए एंड यू आर
प्रैक्टिस टू डू द इट, आप इसको प्रैक्टिस करिए, ठीक है। जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना ही निखार लाएगा, ठीक है डियर्स। तो मैं आशा करता हूँ ये सारी चीज़ें आपके लिए ज़बरदस्त साबित हो। क्लियर डियर्स, अगर आपको कोई प्रॉब्लम्स हो तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करके बताइए कि ये प्रॉब्लम्स है। और ये वीडियो आपको अच्छी लगे, तो अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर करिए। और हाँ, इसे लाइक करना ना भूलें, अगर अच्छी लगी तो लाइक जरूर करिए डियर्स। बाकी हम मिलते हैं आपसे अपने अगले वीडियो में अगले प्रश्नों को लेकर के, यानी कि प्रश्न संख्या 5 से लेकर के बाकी के आने वाले प्रश्नों को हम सॉल्व करेंगे अपने अगले वीडियो में, ठीक है डियर्स। हम ऐसे छोटा छोटा पार्ट करके आपको देते रहेंगे ताकि आपको बर्डन नहीं पड़े, आप चीज़ों को बेहतरीन ढंग से सीखते रहिए, कॉन्सेप्ट के साथ सीखते रहिए। सो डियर्स, बाकी आपके लिए ऑल द बेस्ट। और हाँ, थैंक्स फॉर वॉचिंग।